इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर का आर्किटेक्ट्स एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। फेरी हिस्टोरिकल वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मज़दूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज़ तौर पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीज़न भी था, और वो ये था कि ये ख़तरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताज महल पर एक आंच भी ना आने दें। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में। ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खिते में मुग़ल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुग़ल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहनशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वज़न शहज़ादे खुर्रम का होता था उतना ही ख़जाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी ख़ास होने वाला था। मुग़ल शहनशाह ने शहज़ादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक़्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहज़ादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर उनको शाहजहाँ के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुग़ल शहनशाह अचानक जल बसे। शाहजहाँ जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में ख़ासा फेमस हो चुके थे और जो शहनशाह का चहेता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहनशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुग़लिया सल्तनत अपने नए शहनशाह से बेइंतहा खुश नज़र आती थी। ये वो पीरियड था जब मुग़ल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थे, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुग़लिया सल्तनत का राज हुआ करता था।
सारे फैसले शाहजहाँ खुद करते थे, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहाँ को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियाँ अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहाँ को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहाँ अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसे। पूरी मुग़लिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहाँ पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही ख़त्म कर दी। शाहजहाँ की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे ज़्यादा अजीज़ बीवी मुमताज़ महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस नाम की परछाई ने शाहजहाँ को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने अपनी सारी दौलत और अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा मज़दूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहाँ के हुक्म पर आगरा बनवा लिए गए। क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी, इसी वजह से इसी जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुएँ खुदवाना शुरू किए। मज़दूर ये कुएँ तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क ज़मीन नज़र ना आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मज़दूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुग़ल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद बन कर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी कैसे बिल्डिंग डिज़ाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिज़ाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहाँ ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और एक आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें ना बे इंतहा पैसे भी बहाए जा रहे थे और हर गुज़रते दिन शाही ख़जाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहाँ को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना ख़त्म हो गया था। 20,000 मज़दूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहाँ ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहाँ ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिज़र्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल ख़रीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हज़ारों टन वज़नी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया।
ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आँखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुग़ल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ़ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डोरा या परचनकारी से डेकोरेट किया गया था। पेट्रा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल के को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के ज़रिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की ख़ास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक़्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक़्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा की याद में ही रखा। मुमताज़ महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर यमुना रिवर के ज़रिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का इस्तेमाल किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और ख़ुद मुग़ल एम्पायर का शहनशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था, उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 ईयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का मुमताज़ से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताज महल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडिया की शहर